हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, कुशल पूर्वक से होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष आपकी हिंदी टीचर कुछ नई बातों को, कुछ अच्छी बातों को लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप उसे अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ आपकी 12वीं कक्षा में। अब बात करते हैं हम इस चित्र की। यहाँ पर आप देख रहे हैं आप जैसे ही कुछ मित्र, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही हमारे समाज में लड़के और लड़कियाँ साथ में आते हैं, साथ में दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही कुछ न कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। अरे वो लड़की लड़कों के साथ घूम रही थी, या फिर वो लड़का लड़कियों के साथ घूम रहा था। आप इन बातों से क्या समझते हैं? मेरी नज़र में ये बातें कुछ हद तक सही है और कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति भी आती है जहां हमें ध्यान रखना होता है। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे विषय को लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आपको वह पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा शीर्षक क्या है। आज का हमारा शीर्षक है सुनो किशोरी, जो आपकी हिंदी पुस्तक में 8वें पाठ पे दिया गया है। सुनो किशोरी, इस पाठ में क्या बताया गया है हम वह आगे देखेंगे। और इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है आशा रानी वोहरा। लेखक का नाम आया है तो हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इस पाठ की लेखक नहीं, लेखिका है। हम स्त्रीलिंग के लिए लेखिका शब्द का प्रयोग करते हैं। पाठ की लेखिका है आशा रानी जी। इनका जन्म 7 अप्रैल को 1921 में हुआ था। उस समय भारत बटा हुआ नहीं था, अविभाजित था। झेलम जिले में हुआ था और तहसील तकवाल थी और गांव का नाम दुलाहा था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका जो विषय लेखन है वह अपना एक अलग स्थान रखता है। प्रतिष्ठित पत्रिका, लेख, धारावाहिक के रूप में छपते रहे हैं। अर्थात इनके जो लेख हैं वह पत्रिकाओं के रूप में और धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये अग्रणी रही हैं। अग्रणी यानी सबसे पहला स्थान। हालांकि इनका जो चरित्र बताया गया है, चित्रित किया गया है, वह संघर्ष से भरा हुआ बताया गया है। इनका लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी जो रचनाएं थी वह एक नई धारा को जन्म देती है, यानी कि नए विचार को, आधुनिक धारा को। परंपराओं से जुड़ी हुई इनकी लेखनी रही है। आपको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपका निधन 2009 में हुआ था, अर्थात जो लेखिका है इनकी मृत्यु सन 2009 में हुई थी। लेखिका के पश्चात हम बात कर लेते हैं पाठ की। पाठ यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान किया है। माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में दिखाई गई है। किशोरी के मन में झांक कर बताया गया है। किशोरी, पाठ का नाम भी है सुनो किशोरी। आपको पता है बच्चों कि किशोरी शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थात 18 वर्ष के आसपास की उम्र, यह किशोरावस्था कहलाती है। तो इस पाठ में भी ऐसे ही एक किशोरी के बारे में उसकी माता ने कुछ बताया है, वही आज हम पढ़ेंगे।
इसमें युवक युवतियों को आत्मनिर्भर होने का पाठ दिया गया है, बदलते हुए दृष्टिकोण को बताया है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला किस प्रकार से गलत होता है वह बताया गया है, नए मूल्यों को बताया गया है, भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं को किस हद तक हमें निभाना है और कहाँ कहाँ पर हमें अपने विचार भी डालने हैं, उनके बारे में मूल्यांकन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा, अर्थात जो हमारे संस्कार हैं भूमि पर उतारकर, यानी कि अपने मन पर, अपने हाव भाव में, अपने आचरण में उतारकर उसको स्वीकार्य करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ में किस तरह से और क्या बताया गया है। यह सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यह एक पत्र है अपनी बेटी के लिए, जो कि एक माँ ने लिखा है। किशोरावस्था में प्रवेश करती हुई एक बेटी के लिए पत्र है यह। उस पत्र में माँ ने अपनी बेटी को कौन कौन सी बातें समझानी चाहिए उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ और आपको उसका अर्थ भी बताते जाऊंगी, आप लोग सुनते रहिए। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वह तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बातें कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। बहुत अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक माँ अपनी बेटी की बात से किस तरह से अपनी सहमति दे रही है, अपनी बात को उसकी बात के साथ मिला रही है, उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। बच्चों, आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के विचारधारा से माँ बाप की विचारधारा एकदम अलग होती जा रही है। यह पाठ यह दर्शाता है कि किस तरह से बच्चा अपनी माँ की सहमति पाने के लिए बोलता है और माँ किस तरह से उसकी सहमति पर अपने दृष्टिकोण रखती है। इस पाठ में सुगंधा नाम की एक बेटी है जो अपनी माता से कुछ कहना चाह रही है। माँ उसके पत्र को पढ़ रही है और यह बोल रही है कि तुम्हारा पत्र पाकर बहुत ही खुशी हुई। तुम्हें अपना बात कहने का, अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। तुम अपने विचार स्पष्ट कर सकती हो। और हाँ, मतलब जहाँ पर बेटी के लिए वह बोल रही है कि जहाँ पर तुम रुकोगी वहाँ पर हम अपनी बातों से, अपने विचार के आदान प्रदान से, आदान प्रदान अर्थात विचारों का लेन देन, राह निकाल ली जाएगी, अर्थात कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। अपनी बात कहने में और सुनने में बंधन कैसा और संकोच कैसा, अर्थात माँ और बेटी का आपस में बातचीत करने का पूरा स्वतंत्रता दिखाया गया है यहाँ पर, यानी कि बेटी अपनी माँ से अपने मन की बात पूरी आज़ादी के साथ कह सकती है, अपने विचार रख सकती है। फिर माँ बोलती है, मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछ थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर उड़ना चाहती है। बच्चों, यहाँ पर माँ ने बोला कि मैंने तो अधिकार की बात यूं ही कह दी थी। मैं तो उस बेटी की माँ हूँ जिसके सपने बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही बड़े हैं और वह उनको पूरा करने के लिए खुले आकाश में पूरी स्वतंत्रता से अपने छोटे छोटे अर्थात इसलिए बोला गया कि बेटी अभी किशोरावस्था में है, अभी वह छोटी है। डैनों को चौड़े फैलाकर उड़ना चाहती है। डैनों अर्थात पंखों को। डैनों का अर्थ है यहाँ पर पंख, अर्थात बेटी को वह बोल रही है कि वह अपने पंखों को फैलाकर
स्वतंत्रता रूपी से अपने आकाश में उड़ सकती है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन दैन्यों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। अर्थात माँ बोल रही है कि मैं इन उड़ते हुए पंखों की सच्चाई को समझ रही हूँ, फिर भी मैं इनको काटना नहीं चाहती, केवल उसकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। माँ बोल रही है कि मैं अपनी बेटी की उड़ान को रोकना नहीं चाहती, बल्कि उसकी उड़ती हुई उड़ान को, आगे बढ़ती हुई उड़ान को और मजबूत बनाना चाहती हूँ। और मजबूती भी क्यों? क्योंकि वह कहीं लड़खड़ा न जाए, उसके कदम जो है वह कहीं रुक ना जाए, किसी रुकावट में उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी, उड़ो, धरती पर निगाह रखकर। एक यहाँ पर छोटी सी कहावत याद आई बच्चों की, जब पतंग भी खुले आसमान में उड़ती है तब वह तभी तक ऊपर जा पाती है जब उसका मांझा किसी के हाथ में होता है। जैसे ही मांझे से डोर टूटती है वह पतंग भी गिरकर जमीन पर आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक माँ है जो अपनी बेटी को समझा रही है कि उड़ो, लेकिन अपने पैर जो है वह तुम्हारे जमीन पर ही होने चाहिए, आसमान में नहीं। अपने धरती से जुड़े रहकर, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए तुम अपने उड़ान को भरती रहो। अगर किसी जाने अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। बच्चे कितने भी समझदार हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वे अपनी माँ के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। और बच्चों को भी हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बात माता पिता उनको समझा रहे हैं वह उनकी बातों का उन पर ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्षत विक्षत मतलब अगर कहीं ऐसी स्थिति आई कि तुम डगमगा गए, कहीं पे तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डैने क्षत विक्षत हो गए, यानी कि तुम्हारी जो उड़ान है, उड़ान रूपी पंख है, वो कहीं चोट से घायल हो गए, तब उस स्थिति में क्या करना है। माँ समझा रही है कि फिर भी मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो मेरी बेटी इतनी समझदार है, इतनी उसके अंदर समझ है कि वह सावधानी से अपने पैरों को संभाल लेगी। फिर भी कितनी भी समझदार हो, लेकिन हमें सावधानी बरतनी अपेक्षित है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। और एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पेड़ जब तक जड़ से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, हरा भरा होता है, लेकिन जब उसकी जड़ें जमीन से अलग कर दी जाती हैं और हो जाती हैं तो वह पेड़ सूखने लगता है। इसी तरह से बच्चों, बेटा, हमें भी अपने संस्कृति से, अपने सभ्यता से संबंध बनाकर रखना है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से, अपने सभ्यता से, अपने कल्चर से जुड़े रहना है। और उसमें आते क्या है वह देख लेते हैं हम। उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति का, परंपरा का, सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, हमें सच्चाई के रूप में, सही रूप में अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है। और हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। बोलते हैं कि अरे क्या भारतीय कल्चर है, कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हमारी परंपराएं हैं वो सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जब समाज ये स्वीकार लेता है कि ये जर्जर हो चुकी हैं, तो उसमें थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारी परंपराएं जो हैं वह हमें संभाले रखनी है। मैंने आप लोगों को आज 2-3 पैराग्राफ स्पष्ट किए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, जितना मैंने आपको समझाया है, जितना स्पष्ट किया है, उसी के आधार पर यह छोटा सा अभ्यास प्रश्न भी मैंने तैयार किया है।
आप इन्हें भी देख लीजिए और अपनी किताब में, अपने नोटबुक में इसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। बहुत ही सरल शब्द दिए हैं मैंने, 6 हैं टोटल, तो आप इनके अर्थ ढूंढकर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, आकृति पूर्ण कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी दिया जाता है। माँ किशोरी से कहना चाहती हैं, अर्थात माँ किशोरी से क्या कहना चाहती हैं, यह आपको ढूंढना है और लिखना है। अगला प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। अर्थात यह शब्द जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पर वह बाहर से है, इसका विलोम शब्द आपको जितना भी मैंने समझाया है पैराग्राफ, उसमें से आपके इसके विलोम शब्द मिल जाएंगे। आप तब तक अभ्यास करते रहिए। अगले भाग में मैं आगे के पाठ का और भी वर्णन करूंगी, स्पष्ट करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।